बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आजकल हमारी इनकम टैक्स रिटर्न 2026 पे जो लेक्चर की सीरीज़ हैं वो चल रही हैं। हमने इनकम टैक्स रिटर्न 2026 जब आप फाइल करते हैं तो आप अपने FBR के पोर्टल में जब आते हैं तो इसको क्लिक करते हैं तो वो आपका पीरियड सेलेक्ट करता है और पीरियड सेलेक्ट करने के बाद आपका आ जाता है कि कौन सा सोर्स ऑफ इनकम है। अब इसमें हमने इनकम फ्रॉम सैलरी ये डिस्कस कर लिया, इस पे वीडियो अवेलेबल है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ रेंटल इनकम जो है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, उस पे भी आपके पास अवेलेबल है इसका लेक्चर। और इनकम फ्रॉम बिजनेस ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो अब जो बाकी सोर्सेज रह गए हैं उनको कोशिश करेंगे कि आज सारी वीडियो हम मुकम्मल कर लें, क्योंकि बाकी छोटे छोटे सोर्सेज हैं, हमने पहले ऑलरेडी उस पर डिस्कस भी कर लिया है कुछ चीज़ें। तो आज हम कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करें। तो अगर हम करते हैं कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो अदर सोर्सेज क्या हैं, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आपसे सिस्टम पूछेगा कि आप रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं या नॉन रेजिडेंट है। अगर तो आप 183 या इससे ज़्यादा पाकिस्तान में आपका स्टे है तो देन आप यस करेंगे, यानी कि रेजिडेंट हैं। अगर आप 183 डेज से कम पाकिस्तान में रहे हैं तो फिर आप नो करेंगे। 183 डेज बेसिकली 6 महीने और उससे एक दिन ज़्यादा होता है। तो ये क्योंकि रेजिडेंट हैं तो हम इनका रेजिडेंट सेलेक्ट करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं रिटर्न फाइलिंग। अब जब हम आए हैं तो इसमें अदर सोर्स में जब आएंगे रिटर्न फाइलिंग के, तो आपको पता है कि ये सिर्फ अदर सोर्स ही हमें देगा, बाकी कुछ नहीं देगा। तो हम अदर सोर्स का करते हैं सिलेक्ट के इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिनमें हमें टैक्स एबल चीज़ें हो सकती हैं। तो हम जब इसमें आके सिलेक्ट करेंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पहले तो कहता है रिसीट्स फ्रॉम अदर सोर्सेज। आप अपना सिस्टम में सिलेक्ट कर लें कि किस जगह से आपको, कौन से सोर्स से आपको आ रही है इनकम। जैसे कि इसमें यील्ड ऑन बहबूद सर्टिफिकेट और पेंशनर फंड अकाउंट, स्कूप फैमिली बेनिफिट अकाउंट, इसमें बहुत सारे लोगों की तरफ से ये मैसेजेस आते हैं कि जी बहबूद सर्टिफिकेट के रिलेटेड हमें बताएं। तो ये है अदर सोर्स में जब आएंगे और आप इनकम सेलेक्ट करेंगे तो उसमें सबसे जो टॉप पे आ रहा है वो बहबूद सर्टिफिकेट के रिलेटेड आ रहा है। तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है अगर आपको बहबूद सर्टिफिकेट से आ रही है इनकम। दूसरा ये है कि आपको अगर कहीं रॉयल्टी, आपने कोई बुक लिखी है, आपका कोई और इन्वेंशन है, किसी जगह से आपको रॉयल्टी आ रही है तो रॉयल्टी को भी आप सिलेक्ट कर लें। ग्राउंड रेंट है तो उसको सिलेक्ट कर लें। रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड के आपने लेके और फिर आगे रेंट लीज की हुई है तो उसको आप सिलेक्ट कर लें। रेंट फ्रॉम लीज एंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी का आपने कोई रेंट पे दी हुई है, उससे इनकम आ रही है तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फैमिली की पेंशन और एनवेटी है वो आप सिलेक्ट, ये भी अदर सोर्स में आती है। तो इसी तरह लोन, एडवांसेस, गिफ्ट और रिवाइज कैश है या अदर रिसीट्स है, इनको जो जो भी आपका सोर्स होगा ना उस सोर्स को आपने सिलेक्ट करके ऐड कर लेना है। तो ये अब आपके पास आ जाएगा। इसमें रॉयल्टी है तो आप रॉयल्टी का लिख दें। ये यील्ड बहबूद सर्टिफिकेट जो है वो आप इधर इसका लिखेंगे। इसके आगे वो डिडक्शन का आपको ऑप्शन नहीं देता क्योंकि ये लो टैक्स रेट पे आपको टैक्सेशन करेगा, तो आपने इसका कर देना है और बहबूद सर्टिफिकेट आपके उस पे जो टैक्सेशन है वो निकल आएगी। इसी तरह फैमिली पेंशन है, ये क्योंकि एग्जैम्प्ट है तो इसमें एग्जैम्प्ट में आप लिख देना है। अदर रिसीट्स हैं जो भी आपकी हैं तो उनको आप इसमें करेंगे। तो ये इस तरह से आपके टोटल जो है ये कुछ जो होंगे ना प्रॉफिट ऑन डेट, ये आपने क्योंकि फाइनल एंड फिक्स टैक्सेस में जब आप जाते हैं तो उधर आप मेंशन कर देते हैं तो वो ऑटो इस जगह पे आ जाएंगे, उस पर जो टैक्स भी कटा है वो भी आ जाएगा और बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी। तो इस तरह से आप जो अदर सोर्स ऑफ इनकम होगा आपका वो आप इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये मैं पहले भी आपको खैर बता चुका हूँ, लेकिन चले फिर रिपीट कर देता हूँ कि जैसे आपका कोई एडजस्टेबल टैक्स है तो उसमें यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि ये जैसे कि प्रॉफिट ऑन, अब अदर सोर्स के रिलेटेड ये सिर्फ चीज़ें देगा। तो इसमें आपका प्रॉफिट ऑन डेट है या आपके और कोई चीज़ें हैं तो वो इसमें आप ऐड करके एडजस्टेबल टैक्स में आप आ जाएंगे। फाइनल टैक्स में इसमें ज़्यादा चीज़ें होंगी क्योंकि फाइनल में ये अदर सोर्स से जितने भी प्रॉफिट्स हैं, डिविडेंड्स हैं या जो चीज़ें आ रही हैं आपकी टैक्सेशन के रिलेटेड, तो ये आप फाइनल टैक्स से इसको सिलेक्ट करेंगे। जितना भी आपका फ़र्ज़ किया डिविडेंड आपको मिल रहा है
आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो आपका सिलेक्ट होने के बाद इधर सिस्टम में आ जाएगा और आपका जितना टैक्स उस पर कटा है वो भी आप उसमें मेंशन कर देंगे, टैक्स डिडक्ट कितना हुआ है और टैक्सेबल अमाउंट कितनी है। तो इस तरह वो सिस्टम आपका सारी चीज़ें कैलकुलेट कर देगा। तो उसके बाद हम आ जाएंगे कि आपको डिडक्टिबल अलाउंस है, ये मैंने पहले में भी बता दिया है लेकिन फिर आपको बता देता हूँ अगर जिन्होंने नहीं, जैसे कि अगर आपने कुछ ज़कात दी हुई है, वर्कर वेलफेयर फंड में है या एजुकेशन एक्सपेंसेस है, जितने भी हैं वो आप इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद ये आपके इधर आ जाएगा। तो इसमें जब आप मेंशन करेंगे तो उसका उतना आपको टैक्स में डिडक्शन मिल जाएगी। इसी तरह टैक्स की रिडक्शंस की कुछ चीज़ें हैं, ये कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी है, रिडक्शन ऑन टैक्स चार्जेबल ऑन बहबूद सर्टिफिकेट्स है, रिडक्शन ऑन इनकम ड्राइव। तो इसमें जो जो भी आपका होगा, जैसे कि बहबूद सर्टिफिकेट के बहुत क्वेरीज आती हैं, इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद टैक्स क्रेडिट आपको मिलते हैं कि अगर आप किसी की डोनेशन दी है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में तो आपको ये इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने टैक्स क्रेडिट ऑन शेयर, एओपी का शेयर है, आपने टैक्स दे चुके हैं, उसको इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर क्रेडिट ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस अगर हैं इधर है। फिर इधर स्टार्टअप की कभी कहीं भी बात हो रही है, जो लोग नया स्टार्टअप कर रहे हैं, ये देखें 65F का है। क्रेडिट ऑन पीओएस मशीन, जिन बहुत सारे रिटेलर्स का पीओएस लग रहा है तो उनको भी ये पीओएस मशीन का बेनिफिट मिल जाएगा। और बाकी जो टैक्स क्रेडिट है वो आप ऐड करेंगे और इनको फिल करेंगे तो आपका टैक्स का अफेक्ट जो इस पे आना है वो टैक्स आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद आपका आ जाएगा टैक्स एडजस्टेबल और ये मिनिमम टैक्स। एडजस्टेबल टैक्सेस के अगर कोई हैं आपके ऑलरेडी कहीं कटे हुए थे तो ये आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले ये हमें लिस्ट पूरी दी होती थी, अब इधर से हमने खुद सिलेक्ट करना है तो वो उसका आ जाएगा हमारे पास। तो इसी तरह ये टैक्सेस का सारा आपका प्रोसेस होने के बाद आप चले जाएंगे कंप्यूटेशन में। कंप्यूटेशन में आपका अगर टर्नओवर टैक्स है, जिसने सेल्स की और उसका टर्नओवर टैक्स एक्सीड कर गया तो वो इसमें सिलेक्ट करेंगे कि कितने वाला लगता है आपको। अगर तो आपको ये अदर्स में तो खैर नहीं आएगा, ये आना होता है जो सेल्स करते हैं उनके है। तो बाकी ये आपका अगर किसी का हाई अर्नर है तो उसका टैक्स आने के बाद जब ये सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपकी आ जाएगी वेल्थ स्टेटमेंट। आपको पता है कि वेल्थ स्टेटमेंट पहले सारे एसेट्स आते थे, इमूवेबल एसेट वो ऐसे ही आएंगे। आप इसमें सेलेक्ट करेंगे और अपना इमूवेबल एसेट अगर कोई है तो वो आप इधर से सर्च करके उसको ले लेंगे, अदरवाइज इधर प्रॉपर्टी में ऐड कर देंगे। ऐड करने का तरीका वही है पुराना, जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें आती है कि प्रॉपर्टी की कौन सी फार्म है। आपकी रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल करेंगे, इंडस्ट्रियल है तो इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है तो कमर्शियल सेलेक्ट करेंगे। फिर इसी तरह जो आप सिलेक्ट करेंगे ये, क्योंकि जब सिलेक्ट होगा तो फिर अगली जो है ना करेगी, जैसे कि हम कहते हैं रेजिडेंशियल है तो फिर वो पूछेगा कौन सी फार्म है, रेजिडेंशियल है, ओपन प्लॉट है, फ्लैट है, फार्म हाउस है, क्या चीज़ है। आप फ़र्ज़ किया कहते हैं ओपन प्लॉट है। फिर वो इसमें भी ये ज़रा आप ध्यान रखना है कि जिस डेट को आपने वो प्रॉपर्टी परचेज़ की है आपको प्रॉपर्टी की डेट का भी पता होना चाहिए। तो इधर वो आपने डेट मेंशन करनी होगी कि किस डेट की आपकी प्रॉपर्टी की परचेज़ है। तो फिर वो लैंड का यूनिट कितना है, मीटर्स में है, कनाल्स में है, मरलाज में है। मरलाज में है तो इधर आप लिख दें कितने हैं। सपोज़ अगर 10 मरला है तो हम एवरेज 10 लिख देते हैं। तो इस कितनी वैल्यू पे आपने जब ख़रीदा था तो उसकी वैल्यू क्या आती, तो वो वैल्यू आपने इधर मेंशन करनी है। पाकिस्तान में है उसका प्रोविंस कौन सा है, ये भी आपने अब प्रोविंस इधर से सिलेक्ट करेंगे। अगर इस्लामाबाद का है तो आईसीटी आप सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद उसका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। जब प्रोविंस सिलेक्ट किया होगा तो फिर इसमें डिस्ट्रिक्ट भी आ जाएंगे। हमने पंजाब किया तो पंजाब के बाद अब डिस्ट्रिक्ट वो सारे आ रहे हैं कौन कौन से में है। तो हम कहते हैं जी बहावलपुर में है तो बहावलपुर का फिर आगे वो तहसीलें बता देगा कि किस तहसील में आपका बहावलपुर में आपका हासलपुर है, बहावलपुर सिटी है, अहमदपुर ईस्ट है, जौन सा भी है, यजमान है सपोज़, इसमें लिखेंगे। तो इधर फिर आप अपना एड्रेस लिख देंगे। ठीक है, एड्रेस लिखने के बाद सेक्टर करने के बाद इसको सेव कर देंगे तो वो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो सेव हो जाएगी जो भी आपने नई ली हुई है। ठीक है, तो अब प्रॉपर्टी का आपका वो उसमें इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है, जो भी है वो आ जाएगी। फिर आपके आ जाएगी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। पहले तो होता था ना इन्वेस्टमेंट और वो सारा तरतीब एक दी होती थी, लेकिन अब वो पूछेगा कि कौन सी है आपकी इन्वेस्टमेंट। स्टॉक, बॉन्ड्स हैं, एडवांसेस हैं, कैश इन हैंड है, एसेट ऑन अदर या बैंक अकाउंट है। तो आप फ़र्ज़ किया जो भी इसमें आपका है आप करते हैं, मोस्टली बैंक अकाउंट होते हैं। तो बैंक अकाउंट जब आप ऐड करेंगे तो वो आपका बैंक अकाउंट आ जाएगा और इसमें फिर
वैसे ही आईबैन नंबर देंगे, उसमें से आपका अकाउंट कौन सा है, फॉरेन करेंसी है या फॉरेन करेंसी नहीं है, अकाउंट का टाइटल और नेम देंगे। ये देखें ये चीज़ें नई आ रही हैं, अब चेंज आ रही है, पहले में ऐसी चीज़ें नहीं थी, पहले वो सीधा सीधा आप अकाउंट लिख देते थे, लेकिन अब ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। फिर आपके मूवेबल एसेट्स, प्रॉपर्टी वगैरह तो पहले आ गई, यानी कि मूवेबल एसेट्स में आपके इक्विपमेंट हैं, एनिमल है, मोटर व्हीकल है, प्रीशियस आइटम है, हाउस होल्ड है या पर्सनल आइटम है या कोई और एसेट हो सकता है। इनमें से अगर कोई है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। लाइक मोटर व्हीकल आमतौर पे होती है या प्रीशियस आइटम्स होती हैं, तो उनको जब हम सिलेक्ट करते हैं तो वो नीचे तरतीब में आ जाएंगी। मोटर व्हीकल्स के लिए आपको पता है कि वो पहले हमें देना पड़ता है कि कौन सी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। फिर अब ये चेसिस नंबर वगैरह पहले नहीं होता था, अब ये चेसिस नंबर का भी इन्होंने ऐड कर दिया है, मेकर उसका कौन सा है, मॉडल कौन सा है, ये सारी चीज़ें अब आपको करनी पड़नी है। तो आपने ये है कि केयरफुल रहना है इन चीज़ों के लिए। तो इसी तरह आगे आपके प्रीशियस आइटम्स के भी जैसे कि हम लिखते थे कि नेचर ऑफ एसेट्स हमारा क्या है, गोल्ड है, गोल्ड में कितने तोले का है, कहाँ से आया है, ये चीज़ें अगर आपने मेंशन करनी है तो वो भी आपकी हो जाएंगी। तो उसके बाद आपकी जो है ये लाइबिलिटीज़ अगर कोई पेएबल हैं तो वो आ जाएंगे, तो वो आपने मेंशन करने के बाद आप आ जाएंगे इसमें जो आपके प्रीवियस ईयर में एसेट थे जिसको हम रिकॉन्सिलेशन पेज हमारा होता था। अब रिकॉन्सिलेशन पेज में भी काफ़ी उसने चेंजेस कर दिए हैं कि एडजस्टमेंट वाला तो इनफ्लो का पहले ही था कि हम लिखते थे कि क्या कोई हमारा अगर एसेट आया है तो हमने कहाँ से आया, क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री इसमें डालते थे। लेकिन जो फॉरेन रेमिटेंस है इसमें चेंज ये आई है कि फॉरेन रेमिटेंस का आपने सेंडर्स नेम क्या है, कहाँ से है, उसका रिलेशन आपके साथ क्या है और किस कंट्री से है, ये चीज़ें आपने इसमें अब मेंशन करनी होगी। और इसी तरह जब इनहेरिटेंस का भी होता था तो हम सिंपल उसमें लिख देते थे कि इतनी टोटल इनहेरिटेंस है, लेकिन नहीं, अब उसका CNIC देना है जिसकी वजह से आपको इनहेरिटेंस में आ रहा है। फिर वो एसेट की टाइप क्या है जो आपको मिल रही है, इक्विपमेंट है, व्हीकल है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और फिर उसके बाद वो कितनी अमाउंट की है, ये चीज़ें पहले नहीं थी अब इसमें आ गई हैं। और फिर उसके बाद गिफ्ट का है कि गिफ्ट आपको कौन दे रहा है, उसका CNIC नाम क्या है, एसेट की टाइप क्या है, डिस्क्रिप्शन और अमाउंट कितने की है, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। अच्छा, ये जब आपकी हो जाएंगी तो फिर आपके एक पर्सनल, एज आपको पता है पर्सनल एक्सपेंसेस अलहदा से एक पूरा पेज दिया होता था जिसमें हम कर लेते थे ऐड, लेकिन अब उन्होंने कहा जी इधर ऐड करें अगर आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं तो उसमें ये है कि अगर एसेट की इंश्योरेंस है, मेडिकल है, एजुकेशन है, क्लब है, फंक्शन गैदरिंग है, ज़कात डोनेशन है, अदर पर्सनल हाउस होल्ड है, फॉरेन ट्रैवलिंग, ये ट्रैवलिंग पहले इकट्ठा होता था, अब उसमें फॉरेन और लोकल दो अलग-अलग कर दिए हैं। रेंट है, वेडिंग इवेंट पहले होता नहीं था, इसका भी आ गया है कि वेडिंग इवेंट पे अगर आपने किया है या कोई अदर फंक्शन और गैदरिंग है, व्हीकल की रनिंग मेंटेनेंस और ये यूटिलिटीज़ ये हैं, ये तो ऑलरेडी थे। तो इसमें आप सेलेक्ट कर लेंगे जो जो आपका एक्सपेंसेस हैं, जब वो सिलेक्ट करेंगे तो आपके वो सिस्टम में आ जाएंगे और इधर आप उसको ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपकी ये वेल्थ स्टेटमेंट का भी प्रोसेस हो जाएगा। ये जैसे कि गिफ्ट का इनफ्लो का हम करते थे, अब आउटफ्लो का भी होगा कि आप किसको गिफ्ट दे रहे हैं, उसका क्या एसेट की टाइप है और अमाउंट कितनी है, ये जब करेंगे तो वो ज़ाहिर है बैलेंस करने के लिए ये ज़रूरी है। तो इस तरह से आपकी जो ये रिटर्न है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमने इसमें वेल्थ स्टेटमेंट भी अब ऐड कर दी। अच्छा, अब हमारे कुछ और सोर्स ऑफ इनकम रह गए हैं। मैंने कहा था कि आज हम कोशिश करेंगे सारी को कंप्लीट कर देंगे। तो कंप्लीट करने में ऐड अदर सोर्स में वो कहता है जी पहले आप सेव करें, ऐड करना चाहते हैं अदर सोर्स, हमने पहले सेव किया। सेव करने के बाद हम दूसरा कोई सोर्स ऐड करेंगे तो क्या हमारा बचा था, बिजनेस की इनकम हो गई थी, कैपिटल गेन था। कैपिटल गेन आपको पता है, आपको जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आता है या आपको आता है उस पर सिक्योरिटीज़ पे, तो इसको ऐड करेंगे तो सिस्टम में ये आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। अब कैपिटल गेन वो पूछेगा कि कौन से एसेट्स में है, कैपिटल गेन और लॉस है, और उसके बाद गेन जो है कैपिटल एसेट्स पे है, उसको आप ऐड कर लेंगे कि कौन से एसेट पे है। लिस्टेड कंपनीज़ का कोई थे उस पे है, शेयर फार्म कंपनी का है, ज्वेलरी है, कॉइन्स हैं, गोल्ड है, प्रिंटिंग है, मोटर व्हीकल है, जिन पे आपको गेन मोस्टली आता है। तो वो सारी चीज़ें ये पहले नहीं होती थी, पहले सीधे सीधे कर देते थे। अब हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं कि जिस पे आपको कैपिटल गेन आ रहा है वो आपने इधर मेंशन कर देना है। फिर कैपिटल गेन हमारा प्रॉपर्टी पे एक दिया होता था, आपको पता है, वो फाइनल एंड फिक्स एसेट में दिया था। तो अब उसमें वो पहले वो कहते हैं जी सर्च करें, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी इधर अवेलेबल थी
पहले जो आपने बेची है तो आप इधर से सर्च करेंगे, वो प्रॉपर्टी आपकी आ जाएगी और उसमें आप फिर ऐसे नहीं आप डाल सकते, अब वो प्रॉपर्टी मेंशन करनी पड़ा करेगी। तो इसी तरह कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज़ है वो आपने ऊपर कर दी होंगी, या वो फाइनल में जब कर देंगे तो वो ऑटो आपकी इधर भी कैपिटल गेन भी आ जाएगी। फिर इसके बाद आपका उसमें फाइनल टैक्स में, क्योंकि सिक्योरिटीज़ का और प्रॉपर्टीज़ का आपने करना होता है, यानी कि कौन सी सिक्योरिटी है, अगर सिक्योरिटीज़ की है तो उसमें कितना आपको आया है, कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड का है तो उसको क्या है, बाकी सारे जो हैं उसको जब आप ऐड करेंगे तो वो आपके सामने आ जाएगा, आप उसमें उसकी टैक्स जो है वो ऐड कर सकेंगे। इसी तरह फिर आप जब नेक्स्ट जाते हैं तो आपका आ जाता है कि अनएडजस्टेड, अगर आपके कोई लॉस थे, वो मैंने कल भी आपको बताया था कि बिज़नेस में होते हैं तो बिज़नेस का हम इधर डाल देते हैं, तो इस तरह से आपके अनएडजस्टेड लॉस भी आ जाते हैं। फिर आपका उसके बाद आ जाता है कि इनकम फ्राम अदर सोर्सेज, ये तो हम कर चुके हैं इनकम फ्राम अदर सोर्सेज। अब इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद दोबारा फिर हम इसको आते हैं कि और हमारा कौन सा है, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम रह गया था, तो अब फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम को ऐड करते हैं। तो फॉरेन सोर्स में अब हमसे क्या क्या चीज़ें पूछता है, ये भी कोई नई चीज़ें आ गई हैं इसमें, उसमें हम देखें तो ये आ गया, जैसे कि फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम में जब हम जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी फॉरेन प्रॉपर्टी अगर आपकी कोई थी वो आप इधर लिखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी का एड्रेस था और उससे आपको इनकम आई है। फिर उसके बाद फॉरेन में आपका कोई बिज़नेस था तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस कुछ हुआ है तो वो भी आप इधर मेंशन कर देंगे, बिज़नेस का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, ये पहले चीज़ें नहीं होती थी, ठीक है, तो ये ऐड हो रही हैं। इसी तरह अब कैपिटल गेन में यानी कि जो जो भी बिज़नेस के सोर्स हैं ना वो सारे इधर आपसे पूछेंगे, आप बताएंगे, तो फिर उसके बाद लाइक का ये सैलरी है तो आप सैलरी अगर है तो आप कहाँ काम करते थे, एम्प्लॉयर का क्या नेम है, ये सारी चीज़ें आप फॉरेन की ऐड करेंगे तो आपके आ जाएगा। फिर इसी तरह वो डिडक्टिबल अलाउंस और पुराने अलाउंस, वो सारी चीज़ें मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कैपिटल एसेट जो है उसमें अदर सोर्स ऑफ इनकम में। तो फिर हम अगला भी ऐड कर लेते हैं कि हमारी इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर आ रही है, तो लो जी एग्रीकल्चर को अब हम ऐड करते हैं। तो एग्रीकल्चर में देखें हमारा क्या आ रहा है, ये है जी एग्रीकल्चर में जब जाते हैं तो फिर हमसे पूछते हैं कि जी एग्रीकल्चर का आपकी इनकम जो है वो कहाँ से है, तो इधर हम ऐड करते हैं, वो प्रॉपर्टी बताते हैं कि जौन सी आपकी एग्रीकल्चर लैंड है उस लैंड में आपने क्या काश्त किया, कैसे किया, या पहले से नहीं है तो इधर आप उसको ऐड कर सकते हैं। और ऐड करके एग्रीकल्चर जो अपनी मर्ज़ी से ऐसे ही डाल देते थे उनके लिए अब इसमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे तो वो हमारे पूरी चीज़ें आ जाएंगी कि वो हमारी जो वेल्थ स्टेटमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमने ऑलरेडी क्योंकि आपको ये बता चुके हैं तो इस पे हम बात अब नहीं करते। सेव करने के बाद फिर अदर सोर्स ऑफ इनकम करेंगे। एक क्वेरीज बहुत ज़्यादा आ रही थी, वो ये आ रही थी कि जी अगर हमारी नो इनकम हो तो फिर हम क्या करेंगे। तो लो जी ये नील इनकम वालों के लिए ये आ गया है कि नो इनकम, आप इसको सिलेक्ट करें अगर इनकम कोई नहीं है, फिर आप इसको ऐड करें। ऐड करने के बाद जब आप आएंगे तो नो इनकम में वो आपकी कोई चीज़ नहीं दे रहा कि आपका इनकम सोर्स नहीं बता रहा, बस यही बता रहा है कि आपका आगे कहीं टैक्स कटा है वो बता लें, विद होल्डिंग कटी है वो बता लें। तो विद डायरेक्ट आ जाएं आपके वेल्थ स्टेटमेंट में। तो वेल्थ स्टेटमेंट में फिर आपको वही चीज़ें जो मैं पहले बता चुका हूँ और रिकॉन्सिलेशन का भी बता चुका हूँ। आपने देखा कि इसमें काफ़ी हैंडसम चेंजेस आ चुकी हैं। अब ये सारी चेंजेस जो हैं ये इसके मुताबिक आपने डॉक्यूमेंट्स अपने अरेंज करने हैं ताकि जब आप अपनी रिटर्न फाइल करने जाएं तो उधर फिर आपको चक्कर ना लगाने पड़े। अगर आप इसको एक दफ़ा सुन के जाएंगे तो आपको पता होगा कि मेरे ये चीज़ें हैं, इन पे मेरा टैक्स है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे लिए ये ज़रूरी है लेके जाना। पहले जो नहीं भी लेके जाते थे लेकिन अब ये चीज़ें ज़रूरी हैं तो आपने इनको लेके जाना है। उम्मीद है कि आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। आज हमारी सारे सोर्सेज ऑफ इनकम जो हैं वो सारे हमारे क्लियर हो गए, वेल्थ स्टेटमेंट भी हमारी क्लियर हो गई। तो आज हमारे इनकम टैक्स रिटर्न 2026 पे सारे लेक्चर मुकम्मल हो गए हैं। तो आप इसको सुने और दूसरों को भी सुनाएं ताकि अवेयरनेस आए और आप टैक्सेशन को अच्छी तरह समझ सकें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।